कि गोदी मीडिया को किस तरह से पीट पीट कर नेपाल से भगाया गया है, किस तरीके से वहाँ के मीडिया को बर्बाद करने के लिए मीडिया हाउसेस को जलाया गया है। इनको तब भी शर्म नहीं है। ये इतने इतने गिर चुके हैं, ये इतने एक तरह से उसमें जो होता है ना कि भाई उनके चरणों में पड़े हुए हैं मोदी जी के और मोदी सरकार के, कि इनको सही गलत का एहसास ही भूल गया है। इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। कुछ गोदी मीडिया जो चैनल हैं उनके अंदर हर 24 घंटे मोदी जी फोटो दिखाना, लोकप्रियता ये नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में अगर हम एक लोकप्रियता का जो पैमाना है, अगर हम उसको देखते हैं तो पैमाना ये है कि एक प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता ने चुना है, क्या वो देश के काम कर रहा है? उस जनता के लिए जिस जनता ने बहुत ही आशाओं के साथ, उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां से आए दिन आप लोगों की, देश की जनता की आवाज़ जो है हुक्मरानों तक पहुंचते हुए देखते होंगे। लेकिन अब यहाँ से भी प्रोटेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अक्सर यहाँ पे धारा 144 लागू रहती है और यहाँ से जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग अपील करते हैं, उनकी वो अपील जो है वो खारिज कर दी जाती है। उन्हें काफ़ी दिन पहले नोटिस देना होता है, बताना होता है कि मुद्दा क्या है उनका प्रोटेस्ट का, उसके बाद तय किया जाता है कि वो यहाँ अपनी बात रख सकते हैं या नहीं। तो यानी आज़ादी से अपनी बात रखने के लिए जो जगह बनाई गई है, वहाँ भी आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी फ़िलहाल देखा है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है। नेपाल अभी हालिया उदाहरण है इस बात का, और उसको देखते हुए यहाँ पर आज तमाम अलग अलग बैनरों के तले यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बताने के लिए कि नेपाल में जो कुछ हुआ वो एकाएक नहीं हुआ। उसके पीछे बाकायदा एक लंबी सीरीज़ थी जो अलग अलग चीज़ों की, जिसकी वजह से उस प्रोटेस्ट ने इतना बड़ा रूप इख्तियार किया, और तब जो वहाँ की जेनजी थे वो सड़कों पर आए और उन्होंने तख्ता पलट किया, सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। तो अब यहाँ इस वक्त मेरे साथ नंदिता नारायण जी मौजूद हैं, उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अलग अलग जगहों पे लोग अपने अपने मुद्दे लेकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, असम में किस तरीके से, मणिपुर में किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत भी इस तरीके से जो पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है उसकी ओर अग्रसर है, या उसे किस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो नंदिता मैम, सबसे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि आज आप लोग यहाँ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं, दिखाए जाए या ना दिखाए जाए वो एक अलग बात है। जनता के अंदर जो आक्रोश है, जिस तरीके से नेपाल में दबाया गया उनके आक्रोश को, और उसके बाद सोशल मीडिया पर बैन किया गया जिसके ज़रिए वो अपनी बात कम से कम पहुँचा रहे थे दुनिया तक, तब उनका आक्रोश फूटा और जो कुछ हुआ वो हमने देखा। इस देश में एक लंबे अरसे से ये चलता आ रहा है। इसी जंतर मंतर पर पहलवानों को जिस तरीके से उनके आंदोलन को ख़त्म किया गया जबरन, वो भी हमने देखा। किसानों को किस तरीके से उनके आंदोलन से उठाने की तमाम कोशिशें की गई, वो भी हमने देखा। एक लंबा अरसा देखा इस देश ने कि जहाँ प्रदर्शनों को कुचलने की तमाम कोशिशें की हैं सत्तारूढ़ पार्टी ने। कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? नहीं, जो मुद्दे नेपाल के एक जन आंदोलन के पीछे थे, जैसे बेरोजगारी है और असमानता है, आर्थिक असमानता है, और पूरे जो डेमोक्रेटिक राइट्स पे, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपके फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट पे जो अटैक था, और जिसका बिल्कुल लास्ट में जो फायरिंग की इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से वो ट्रिगर बन गया कि एक उबाल आ गई। और जब वो उबाल आई है तो फिर उसमें फिर जो वायलेंस हुआ उसको तो मैं कंडोन नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो उन्होंने फिर उसका फ़ायदा उठा के वायलेंस वगैरह भी किए, उसको हाईजैक करने की कोशिश की। तो मुद्दे तो हिंदुस्तान में भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अब जैसे नेपाल में अभी मैं आज सुन रही थी एक पॉडकास्ट कि जो इनइक्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है वहाँ पे, ज़माने से मतलब बढ़ी है कि 0.5% पॉपुलेशन का सिर्फ उस ब्रैकेट में है जो मतलब करोड़पति और जो भी कर सकते हैं, और जिनके बच्चों की इतनी मतलब एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है, जिसको देख के ये बहुत आक्रोश जनता में था। हिंदुस्तान में 3% है, मतलब वहाँ 0.5% है, यहाँ 3% है। तो हमारी तादाद भी ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो 3% अब हमारी पॉपुलेशन तो बहुत है, तो उतना पता नहीं चलता है। लेकिन इनइक्वालिटी सब देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, सब लोग देखते हैं टीवी चैनल्स को, सोशल मीडिया चैनल्स, किसके पास क्या क्या आलीशान बंगले और ये सारी चीज़ें, और किसी के पास खाने को भी रोटी नहीं है। तो
पूरा आंकड़ा भी सबके सामने है, सारे विश्व के इंडेक्सेस हैं, उसमें इनइक्वालिटी को सबसे मैक्सिमम बता रहे हैं इस ज़माने में। तो वो सारी बेरोज़गारी है। अभी जो को आए दिन ये एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं, उनका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है, लोग सड़कों पे आते हैं, युवा आते हैं, है ना। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ भी चल रहा है साथ साथ, और वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आपका वोट ही नहीं होगा तो जनता सत्ता आपकी बात क्यों सुनेगी। सरकार आपकी बात इसलिए सुनती है कि वो हारने से डरती है। अगर हारने का डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो सारी वोट आपकी चोरी हो गई, और वोट चोरी हो गई तो फिर आपकी कोई हैसियत नहीं है। आपका कितना भी जन आंदोलन कर लो, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये देखना है कि क्या ये बिहार के आगे भी फैलेगा, उसका असर बिहार में क्या होगा। क्या इसके बावजूद कि आधार कार्ड अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद क्या ये फिर भी मैनिपुलेट कर पाएंगे, क्योंकि नेपाल में कोई ऐसा समुदाय है नहीं मुस्लिम बड़ा या क्रिश्चियन बड़ा समुदाय जिसको आप डिमोनाइज करें। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है डिमोनाइज करने के लिए कि वो आपका दुश्मन है, तो आपस में लड़वाने के लिए ये बहुत अच्छा मुद्दा है। तो यहाँ पे पूरा बहुजन समाज भी कम्युनलाइज हो जाता है, बजाय कि अपने मुद्दे को देखे, है ना। वो ये अपनी नफरत की आग में जुट के आप ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को, इंटरनल एनिमी जिसको कहते हैं। ये ब्रिटिश का भी पॉलिसी थी, और ब्रिटिश की सर्विस में जिन लोगों ने ब्रिटिश का साथ दिया इस कम्युनलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोग सत्ता में आ गए हैं, है ना। और वो वही पॉलिसी चल रही है अभी भी, तो देखना पड़ेगा आगे चल के। कुछ युवा मौजूद हैं और इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेपाल में जो कुछ हुआ उसका सारा श्रेय जो है वो जेनजीज को जाता है। तो यहाँ भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ इस वक्त जो कुछ हो रहा है कैसे सिमिलर है ये? देखिए, यहाँ और नेपाल की घटनाओं में बहुत अंतर है। नेपाल एक छोटा देश है और उसको हिलाना, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उतनी एस्टेब्लिश नहीं है। यहाँ तो लगभग 77-78 साल उससे पहले भी हमारी जो वैल्यूज़ रही हैं, वो वैल्यूज़ नेपाल के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ की जो प्रजातांत्रिक वैल्यूज़, जनतांत्रिक मूल्यों को आज़ादी आंदोलन के समय से अपहेल्ड किया गया, उनको लेकर ही आज भी हम उन मूल्यों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बात को ये सरकारें भी समझे, जो आज कदम कदम पर लोगों का जीना मुहाल कर रही है, जो लोगों को सांस तक लेने की परमिशन नहीं दे रही है। ये एक जो बना दिया है पिंजड़ा, जो ये एक खुला होता था पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, लोग जाकर, आपने देखा होगा 2012 के निर्भया आंदोलन में राष्ट्रपति भवन तक लोग पहुंच गए थे। तो क्या उस समय किसी ने मर्डर कर दिया था? क्या उस समय कोई गुंडागर्दी कर दी थी? क्या उस समय संसद को जलाया गया था? आंदोलन ने कहीं ना कहीं तख्ता पलट, सत्ता आज जो परिवर्तित हुई उसका भी वो कारण बनी। लेकिन एक चीज और है ना कि नेपाल के पास प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, हमारे पास मोदी जी हैं, वो भी तो एक मजबूत कड़ी है इस देश के लिए। देखिए, ये एक खोखला और आधा अधूरा सत्य है, ये सत्य नहीं है। यहाँ की जनता बहुत सहनशील है और यहाँ की जनता डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर अपना जिंदा रहती है। जनता को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, उस तानाशाह को क्रेडिट किसी भी सूरत में नहीं है। वरना तो नेपाल से भी बुरी हालत आज देश की है। आज यहाँ पर बताइए कौन सी चीज़ सुरक्षित है? जो किसानों के अधिकार हैं उन पर डाका डाला जा रहा है, ज़मीनें छीनी जा रही है। 1050 एकड़ ज़मीन मोदी ने अभी बिहार में 10 लाख पेड़ कट रहे हैं और 1050 एकड़ ज़मीन वो अडानी को 1 रुपए लीज पर सौंपी जा रही है 35 साल के लिए। तो क्या ये नेपाल से बुरी हालत नहीं है? नेपाल के पास तो रिसोर्सेज नहीं है उतने जितने भारत के पास हैं, और रिसोर्सेज को दोनों हाथ लुटाने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये तो इस देश की जनता को क्रेडिट जाता है कि ये निर्भया जैसे आंदोलन में भी जाकर संसद को नहीं जलाए और कुछ ऐसा नहीं किए, और कभी करेंगे भी नहीं। क्योंकि हमारे जैसे जो संगठन है वो जनता को एडुकेट करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, उनको सिखाते हैं। और ये लोग जो हैं, जो सत्ता में बैठे फासिस्ट लोग हैं, आज ये जनता को गुमराह करते हैं, धर्मांधता में धकेलते हैं, उनमें भेदभावपूर्ण नीतियों के माध्यम से सड़कों पर जो इनका तांडव चलता है, कहीं गौरक्षा के नाम पर और कहीं किसी और नाम पर, कहीं अल्पसंख्यकों के विरोध आंदोलन चलाकर, तो ये लोग गुनहगार हैं और ये लोग देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। हम जैसे लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हजारों सालों के संघर्ष के बाद, सामंतशाही का पतन होने के बाद। लेकिन नेशनल मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं कि नेपाल में युवाओं की मांग है कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा शासक होना चाहिए था, वो होते तो ये नहीं होता। गोदी मीडिया को
कुछ भी बोलने में शर्म नहीं है। उन्होंने ये भी देखा होगा कि गोदी मीडिया को किस तरह से पीट पीट कर नेपाल से भगाया गया है, किस तरीके से वहाँ के मीडिया को बर्बाद करने के लिए मीडिया हाउसेस को जलाया गया है। इनको तब भी शर्म नहीं है। ये इतने गिर चुके हैं, ये इतने एक तरह से उसमें जो होता है ना कि भाई उनके चरणों में पड़े हुए हैं मोदी जी के और मोदी सरकार के, कि इनको सही गलत का एहसास ही भूल गया है। इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। पैसे ने गिरवी रख लिए, पैसे की गिरवी रखे गए हैं। ये इनको बस पैसा पैसा और पैसा दिख रहा है। इनमें से जो भी इंटीग्रिटी वाले और जो भी मानव मूल्यों को थोड़ा सा भी अपहेल्ड करने वाले जर्नलिस्ट थे, वो सब भी गोदी मीडिया से अलग हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर जो बचे हैं और आज जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो केवल इनके चरणों के गुलाम हैं और जिनकी भी दुर्दशा नेपाल में जिस तरह से मीडिया की हुई है, होने में देर नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ पूनम कौशिक जी मौजूद हैं, पेशे से वकील हैं, और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज जंतर मंतर पे आप लोग अपने कौन से मुद्दे लेकर आए थे, क्या कारण है कि आप लोगों को आज यहाँ आना पड़ा, सरकार के खिलाफ क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? जंतर मंतर पर आज प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से मैं और हमारा संगठन और साथ में बहुत सारे राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियंस, छात्र संगठन, जनवादी अधिकारों के संगठन, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, सब इकट्ठा होकर के हम जो भारत का संविधान भारत के लोगों को अधिकार देता है, विरोध का अधिकार, असहमत होने का अधिकार, हम इस अधिकार के ऊपर जो दिल्ली की पुलिस लगातार हमला कर रही है, लगातार उसका हनन कर रही है, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये विरोध, ये हनन वो कैसे कर रही है, हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अभी क्या स्थिति है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको 10 दिन पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आयोजक को अपना आधार कार्ड भी लगाना है, सारी चीज़ें लगानी है। 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले उसको परमिशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद जिस दिन आपका कार्यक्रम है उसके एक शाम पहले डीसीपी साहब आपको अपने दफ्तर में बुलाते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं। बावजूद इसके कि लगातार आयोजकों से विभिन्न पुलिस के जो सेक्शंस हैं, कभी स्पेशल ब्रांच फ़ोन करेगी, कभी थाना फ़ोन करेगा, कभी डीसीपी ऑफिस फ़ोन करेगा, उसके बाद भी आपको एक शाम पहले दफ्तर में हाजिरी देने जाना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात यह कि दिल्ली के अंदर जो ऑडिटोरियम्स है, गांधी पीस फाउंडेशन है, वाने गालिब, इस तरह के जो ऑडिटोरियम्स है, आजकल वहां पर भी जब तक आप उस क्षेत्र के डीसीपी की परमिशन नहीं ले आते हैं तो आप उस कार्यक्रम को नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि दिल्ली के अंदर लगातार जो पुराना सीआरपीसी था, मौजूदा तो 163 बीएनएस है, पर पुराना जो 144 धारा जिसको हम कहते हैं आम भाषा में लोगों को बताया जाए तो धारा 144 परमानेंटली नई दिल्ली के अंदर लगी रहती है। दिल्ली के बहुत सारे, दिल्ली देश की राजधानी है और इस नई दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नर इसी क्षेत्र के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। और किसी प्रदेश में कुछ घटना घटती है, जनता वहां पे जाके प्रदर्शन करती है, तो आप ये कह के कि 144 लगी हुई, आप उनको हिरासत में ले लेते हैं, परमानेंट 144। आप परमिशन ही नहीं देते, जबकि विरोध के अधिकार की परमिशन है। किसी दुनिया के किसी देश में कुछ घटना घटती है, भारत की जनता उसके खिलाफ विरोध करती है, भारत की महिलाएं विरोध करती है एम्बेसी एरियाज के सामने। आप एम्बेसी एरिया के सामने इकट्ठा नहीं होने देते हो और आप उनको गिरफ्तार कर लेते हो, डिटेन कर लेते हो, पूरा दिन उनको मंदिर मार्ग, जाफराबाद, मतलब जंतर मंतर से उठाते हो, मंडी हाउस से उठाते हो, बवाना के अंदर, जाफराबाद के अंदर बसों में भर के घुमाते रहते हो और घुमाने के पहले बताते भी नहीं हो लेके कहाँ जा रहे हो। और एक नया ट्रेंड जो और चला है कि आजकल आप हिरासत में भी लेते हो और उसके बाद लोगों पर एफआईआर भी करते हो। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली की जो पुलिस है, जो सीधा उपराज्यपाल, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके अधीन है और सीधा भारत के गृह मंत्री जी के अधीन है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप भारत को भारत के संविधान के अनुसार चलाइए, न कि पुलिस को अपनी मनमानी शर्तों के तहत जनता के अधिकार, जो उनका संविधान प्रदत्त अधिकार है, विरोध का अधिकार, असहमत होने का अधिकार, इसके ऊपर हमला करना, इसका हनन करना बंद करना। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचाने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय का आपने जिक्र किया, गृह मंत्री बाकायदा ये कह रहे हैं कि 1975 के बाद से जितने भी आंदोलन हुए हैं
उन तमाम आंदोलनों के, जिनमें अभी के आंदोलन भी शामिल है, किसान आंदोलन हो गया, जंतर मंतर पे पहलवान आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा, उन तमाम आंदोलनों की अब जांच की जाएगी। उनके पीछे कौन कौन सी प्रमुख एजेंसियां थी, कौन कौन से लोग थे, उन तमाम चीज़ों की जांच करके एक SOP तैयार की जाए ताकि आने वाले आंदोलनों को वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। इस तरीके की तैयारियां हो रही है होम मिनिस्ट्री में, और आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। बिल्कुल, हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि किस तरीके से संविधान का एकदम खुला वायलेशन भारत की केंद्र सरकार इस तरह से करने की जो चेष्टा है, ये बिल्कुल आपने ठीक ही बताया कि IB के द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया कि 1974 के बाद से खासकर उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, खासकर उनका फाइनेंशियल कहाँ से उनको पैसे आ रहे हैं, तो हम तो ये बात बताना चाहते हैं कि ठीक है, आप करवाते रहिए अपनी जांच, आप इसके अलावा और क्या करेंगे, पर हम भी ये बात कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों को अगर तंग किया जाएगा, आज महंगाई की मार भारत की जनता जब जब उठी है, जब जब उस समय के जो शासकों की मुहिम थी उसने जब जब जनता के हकों का हनन किया है, जनता अपने आप निकल कर उठी है अपने हकों को छीनने के लिए। आप कितनी जांचें कराते रहिए, और हम समझते हैं जनता अपने बुनियादी अधिकार और बुनियादी एक जीवन जीने का जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, आज लगातार शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, नौकरियों में वेतन नहीं मिल रहा है, और औरतों को तो इतनी मुश्किल हो रही है कि औरतों को तो लगातार अब आप कहते हैं कॉर्पोरेटों को उनके हितों को साधने के लिए कि आप जो है उन नौकरियों को ठेके पर कर रहे हैं। जब आप नौकरियों को ठेके पर करते हैं तो इससे औरतों के ऊपर पितृसत्ता और थोपी जाती है, बहुत मुश्किल होती है, औरतें बहुत स्ट्रगल करके घर से बाहर निकलती हैं। आप कह रही है सरकार के खिलाफ है, सरकार औरतों के खिलाफ है सरकार? बिल्कुल औरतों के खिलाफ है। जब आप शिक्षा का निजीकरण करते हैं, जब आप नौकरियों में ठेकेदारीकरण करते हैं, जब आप खुद आपका हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि पूरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर इंटरनल कंप्लेन कमिटीज, जो कि लॉ है, पॉश के तहत लॉ है, वो अभी तक नहीं बनाई गई, और साथ साथ जिन मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आरोप था अपनी स्टाफर को छेड़ने का, आप उनको उनकी राज्यसभा, बीजेपी उनको राज्यसभा संसद से नवाजती है। तो हम बिल्कुल साफ साफ कहना चाहते हैं कि जब जब आप इस तरह की महिला विरोधी हरकतें करेंगे, महिलाएं तमाम कष्टों के बाद, गरीब जनता, आम मेहनत कश लोग तमाम कष्ट सह करके भी अपने एक एक रुपए के चंदे से अपने हकों को लड़ने के लिए आगे आएंगे, और भारत में जो जनता के अधिकार हैं उनके बचाव के लिए लगातार आंदोलन खड़ा करेंगे। तो इस वक्त ऋतु कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोग जंतर मंतर से कौन से वो मुद्दे हैं जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं? वैसे हम देख रहे हैं देश भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी एक के बाद एक जिस तरीके से सरकारों को गिराया जा रहा है और जनता जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर आ रही है, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र, उसकी भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि भारत में भी स्थितियाँ कमोबेश एक जैसी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो लोकतंत्र है उसकी मजबूती, शायद हमारा संविधान इतना मजबूत है कि हम आज भी दृढ़ता के साथ खड़े हैं, लेकिन समस्याएं लगभग एक सी हैं। आप लोग भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपके क्या मुद्दे थे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, और जो बातें आपने बोली हैं, असल में हमारा लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जब मजबूत होता है जब देश की जनता मजबूत होती है ना। लेकिन आज हम लगातार देख रहे हैं कि देश की जनता को हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। चाहे आप मजदूरों, इस देश में हर निर्माण जो है, वो कहते हैं ना कि निर्माण कौन करता है, तो निर्माण जो है वो मजदूर करता है। हम कहते हैं कि शाहजहाँ का जो आगरा का जो किला है, वो जो ताजमहल है, वो शाहजहाँ ने बनवाया, एक मुस्लिम रूलर ने बनवाया, इसीलिए उसको तोड़ देना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि किसी शाहजहाँ को आपने ईंट उठा के लगाते हुए देखा है? ये लाल किला किसने बनाया? ये लाल किला इस देश के मजदूरों ने बनाया है, उन मजदूरों के खून पसीने से बना हुआ है, जो मजदूर अपने बच्चों को नहीं खिला पाता था, लेकिन वो दिन दिन भर इन इमारतों के निर्माण में काम करता था। और ये ऐसी बात नहीं है, ये हर इस देश का, चाहे संसद भवन हो, चाहे कोई भी इमारत हो, अभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी चाहे कोई भी इमारत हो, वो मजदूरों ने बनाई है। अब मजदूरों की क्या हालत है? आज 4 नए लेबर कोड्स सरकार लागू कर रही है,
उनके सारे जनवादी अधिकार जो मजदूरों को थे, अपने यूनियन बनाने का अधिकार, आवाज़ उठाने का अधिकार, अगर कोई कहीं फैक्ट्री में कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ मजदूर आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन अब क्या है, सब अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। तो मजदूरों को हम मजबूत बना रहे हैं या कमज़ोर बना रहे हैं? एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ आपकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मजदूरों के, किसानों के, तमाम वर्गों के, महिलाओं की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आप अगर देखते हैं तो जो नेशनल मीडिया है या बाकी अगर सर्विस देखे जाए, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है। नेपाल में प्रोटेस्ट हुए, वहाँ सरकार बदली, मीडिया का कहना है कि वहाँ की जनता जो है, वहाँ के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए। देखिए, बात यह है कि आज हम लोग एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जी रहे हैं। तो यहाँ पर लोकप्रियता जो है ना, वो लोकप्रियता बनाई जाती है। आज लोकप्रियता हम मोदी जी की क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज पूरे के पूरे जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो मीडिया, जो जितना भी कॉरपोरेट घराने हैं, वो किसके कंट्रोल में है? मीडिया जो है वो आज किसके कंट्रोल में है? आप जनता की आवाज़ उठाती हैं, है ना? अगर आपको कोई मीडिया, कोई अगर कैपिटलिस्ट घराना फंडिंग करता है तो आप उसके अनुसार आवाज़ उठाएंगे ना। लेकिन आज मोदी जी की लोकप्रियता जो है, वो उनके जो दोस्त है ना, वो जिनके लिए वो बिकाऊ है लोकप्रियता। बिल्कुल, वो लोकप्रियता सही लोकप्रियता नहीं है। अगर वो लोकप्रियता सही होती तो आप ये बताइए कि इस देश का किसान क्यों मर रहा होता? हर रोज कितने किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? हर रोज कितने नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। तो लोकप्रियता, बिहार में प्रधानमंत्री एक के बाद एक तमाम योजनाओं की घोषणा करते जा रहे हैं। वहाँ एयरपोर्ट दे दिया पूर्णिया में उन्होंने जाकर, तो काम भी तो कर ही रहे हैं ना, विकास हो रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? वहाँ भी चले ही गए। मणिपुर में चले ही गए, लेकिन लोगों का विरोध हुआ। इतने लोकप्रिय होते तो लोग विरोध ना करते। क्यों लोग विरोध कर रहे थे फिर? और इतने हिंसा होने के बाद पूरा मणिपुर जो है वो जलता रहा, तब मोदी जी नहीं गए। 2 साल बाद उनको याद आया कि मणिपुर जाना है। और बिहार के अंदर ऐसा ये स्पेशल ये जो इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, उसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। वो क्या है? तो सिर्फ जाना या फिर लोकप्रिय होना, कुछ गोदी मीडिया जो चैनल हैं उनके अंदर हर 24 घंटे मोदी जी फोटो दिखाना, लोकप्रियता ये नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में अगर हम एक लोकप्रियता का जो पैमाना है, अगर हम उसको देखते हैं तो पैमाना ये है कि एक प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता ने चुना है, क्या वो देश के काम कर रहा है? उस जनता के लिए, जिस जनता ने बहुत ही आशाओं के साथ, उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब महंगाई कहाँ जा चुकी है 2014 से लेकर 2025 तक? उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। तो देखिए बिहार में बनवा रहे हैं ना एयरपोर्ट, कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन बिहार में बैठेगा कौन वहाँ पर, ये भी देख लीजिएगा। अभी तो बनवाने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन बैठेगा कौन, इसका फैसला तो तभी होगा कि वो असल में इस देश की जनता के पास वो संसाधन है कि वो अपना खाना भी जुटा सके, अपने बच्चों को शिक्षित कर सके, दूध अपने बच्चों को पिला सके, अपने बच्चों को दवाई दिलवा सके, तभी तो वो हवाई जहाज में बैठेगी। लेकिन आज हालत तो ये हो रही है कि नौकरियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। मूलभूत आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है। नौकरियां, मतलब 45 सालों का रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ दिया है। तो फिर लोग मेट्रो में सफर करने लायक नहीं है, तो आप एरोप्लेन की बात कर रहे हैं मोदी जी कि जिसके पैर में चप्पल नहीं है। आज ऐसी हालत बना दी है लोगों की कि लोग एक तो गरीबी में मर रहे हैं, दूसरा आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। ये जंतर मंतर का स्पेस, जहां पर पूरे देश के अंदर पता है कि जंतर मंतर से, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो या फिर कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, तो वो जंतर मंतर से आवाज उठेगी। लेकिन आज आप देखिए इस स्पेस को भी एक कुआं बना दिया गया है कि कुएं में आवाज उठाते रहो और अपना घर बैठ जाओ। और दूसरा, मीडिया के ऊपर आज मीडिया को बोलने का अधिकार नहीं है। एक कानून अभी संसद में पास हुआ है कि मीडिया के ऊपर भी अंकुश लगेगा, उनको भी अधिकार नहीं है कि किसी से भी जो मर्जी पूछ सके या जो मर्जी आवाज उठा सके। तो ये लोकप्रियता क्या होती है? देश की जनता की आप हालत देखिए। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, तो गए तो थे प्रधानमंत्री, वहाँ
जाने से क्या होता है, जो 1600 करोड़ देकर भी आए। जो मिनिमम जो सुविधाएं लोगों को होनी चाहिए कि एक राज्य के अंदर, जो एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा पैदावार हो रही है फसलों की, हमारे देश को वो खाना खिलाता है, लेकिन वहाँ पर मैन मेड डिज़ास्टर आ जाता है। इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि पंजाब जो है वो डूब गया। ये डिज़ास्टर जो आज फ्लडिंग हम देख रहे हैं, कितने सारे करोड़ों का फसलें जो है वो नुकसान हो गई, गांव के गांव जो है वो डूब गए। इसका जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी ना। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी नदियां हैं, इन नदियों को का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। इन नदियों का जो खुद का जो स्कर्ट था जहाँ से वो बहती थी, उनको आज कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? पहाड़ों के अंदर आप देखिए, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आप होटल बना रहे हैं कि मैं बना रही हूँ या इस देश के गरीब लोग बना रहे हैं? कि वहाँ पर इस देश के संसाधन जो हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो खेत हो किसानों के, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जंगल हो, इन जंगलों को किसको बेचने की तैयारी चल रही है? ये मणिपुर के अंदर जो लड़ाई हुई मैतीज और कुकीज़ की, क्या आपको लगता है ये धार्मिक लड़ाई थी? ये इकोनॉमिक लड़ाई थी। ये इकोनॉमिक लड़ाई, इकोनॉमिक संसाधनों को कैप्चर करने की लड़ाई है कि लोग जो है वो आपस में लड़ते रहें और इनके संसाधनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों, देशी विदेशी घरानों को जो है वो बेचते रहें। तो आज जो है वो जनता के सामने विरोध करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेपाल में जिस तरीके से हुआ, इसी तरीके से आज घुटन भरा माहौल हमारे देश में भी पैदा हो रहा है। डाइसेंट का जो एक अधिकार होना चाहिए वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का हम सबकी जिम्मेदारी है और यही काम आज हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और आप लोग इसी तरीके से अपने प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप कोशिश भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा और सरकार बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत कानून लेकर आ रही है कि अभी गृह मंत्रालय की ओर से, अमित शाह की ओर से कहा गया है कि अब जो 1974 के बाद से जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, उन तमाम प्रोटेस्ट के पीछे जो फंडिंग थी, जो मेन कैरेक्टर्स थे, उनको फाइंड आउट किया जाएगा, बाकायदा रिसर्च की जाएगी और फिर एक SOP के ज़रिए निर्धारित किया जाएगा कि आने वाले आंदोलनों को कैसे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सरकार को पता होना चाहिए कि हम दिन भर आंदोलन, एक छोटा सा आंदोलन भी करने के लिए लोगों से डब्बा उठा के सड़कों पर घूमते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए। ये इस देश की जनता जो है, ये लोग क्या सोच रहे हैं कि कोई एक फंडिंग एजेंसी है जो सारे के सारे आंदोलनों को फंड कर रही है, लेकिन वो भूल जाएं कि इस देश की जितनी क्रांतियां हुई है ना, उन क्रांतियों को इस देश की जनता ने फंडिंग की है। इस देश की जनता ने एक एक रुपया देकर, अपना खून देकर, अपना पसीना देकर इस देश के क्रांतियों को, आंदोलनों को फंडिंग दी है। आप जनता को के ऊपर कैसे इसको लेकर अंकुश लगा सकते हैं? इस देश के नौजवानों ने अपना खून दिया है, फांसी पर लटके हैं इस देश के नौजवान। क्या ये सरकार भूल जाती है कि जो भी देश का आंदोलन होगा, जो भी लड़ाई होगी, वो इस देश का नौजवान लड़ेगा, वो उसको अपना खून पसीना देकर उस आंदोलन को तैयार करें। सरकार कुछ भी करती रहे, आप अपना काम लगातार करते रहेंगे, निरंतर अपने जो प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन के बिना, आंदोलन जीवी लोग, कोई भी आंदोलन जीवी, हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री की भाषा में, बिल्कुल, आंदोलन जीवियों के बिना इस कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आया है। जिस संसद में आज मोदी जी बैठे हुए हैं, वो संसद भी आंदोलन जीवियों की वजह से ही बनी है। क्योंकि अगर आंदोलन जीवी इस देश में जो विदेशी सरकार थी उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते, कुर्बानियां नहीं देते, तो आज मोदी जी भी इस देश की सत्ता पर कायम नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद।